स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। आध्यात्मिक पहचान अपनाने से पहले बिरसा मुंडा का प्रारंभिक नाम क्या था? ए. धनंजय मुंडा, बी. दाऊद मुंडा, सी. बिरसाइत, डी. बिरजू मुंडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दाऊद मुंडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिरसा मुंडा को शुरू में दाऊद मुंडा के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनके पिता ने कुछ समय के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था। बाद में वे अपने अनुयायियों के बीच भगवान और धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो उनके आध्यात्मिक नेतृत्व का प्रतीक था। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक जलवायु घटना है जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान और मौसमी प्रारूप को प्रभावित करती है। 2. सकारात्मक आईओडी चरण में गर्म जल पश्चिमी हिंद महासागर की ओर स्थानांतरित हो जाता है तथा ठंडा जल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के समीप पूर्वी हिंद महासागर की सतह पर आ जाता है। 3. नकारात्मक आईओडी चरण के दौरान पूर्वी हिंद महासागर गर्म हो जाता है तथा पश्चिमी हिंद महासागर में ठंडा हो जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंद महासागर द्विध्रुव यह एक जलवायु घटना है जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान और मौसमी प्रारूप को प्रभावित करती है। अतः कथन 1 सही है। सकारात्मक आईओडी चरण में गर्म जल पश्चिमी हिंद महासागर की ओर स्थानांतरित हो जाता है तथा ठंडा जल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के समीप पूर्वी हिंद महासागर की सतह पर आ जाता है। अतः कथन 2 सही है। नकारात्मक आईओडी चरण के दौरान यह प्रारूप विपरीत हो जाता है। पूर्वी हिंद महासागर गर्म हो जाता है तथा पश्चिमी हिंद महासागर में ठंडी परिस्थितियां होती हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, बाल्टिक राज्यों के संबंध में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1. वे उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित हैं और पूर्व में रूस से उनकी सीमा लगती है। 2. सभी 3 बाल्टिक राज्य नाटो, यूरोपीय संघ और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित हैं, जिनकी सीमा बाल्टिक सागर पश्चिम और उत्तर, रूस पूर्व, बेलारूस दक्षिण पूर्व और पोलैंड और रूस कैलिनिनग्राड दक्षिण पश्चिम से लगती है। अतः कथन 1 सही है। उन्होंने वर्ष 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त की। सभी 3 देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन वर्ष 2004 से यूरोपीय संघ, यूरोजोन और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका के हॉर्न में शामिल है? 1 जिबूती, 2 इरिट्रिया, 3 इथियोपिया, 4 सोमालिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया देश शामिल हैं। यह एक प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है जो अरब सागर और हिंद महासागर में आगे की ओर निकलता है और अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी छोर बनाता है। इस क्षेत्र ने संघर्ष, सूखा, अकाल और प्रवासन संकट का सामना किया है, लेकिन यह सांस्कृतिक इतिहास और जैव विविधता की दृष्टि से भी समृद्ध है। यह जलवायु सहनशीलता, पशुपालन और रेड सी व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खरीफ फसल नहीं है? ए मक्का, बी धान, सी चना, डी कपास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चना एक रबी फसल है जो आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। चने को बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसे खरीफ मौसम के बजाय रबी मौसम में उगाया जाता है। मक्का, धान और कपास सामान्य खरीफ फसलें हैं जो जून से सितंबर तक मानसून के मौसम में बोई जाती है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सिक्किम में एक संकीर्ण भूमि गलियारा है जो भारत के पूर्वोत्तर भाग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। 2. इसकी सीमा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान साम्राज्य से लगती है। 3. भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले 2 स्थलीय संपर्क मार्गों में से एक के रूप में इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में भूमि की एक पतली पट्टी है जो भारत के पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर यह गलियारा केवल 17 किलोमीटर चौड़ा है। यह क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अतः कथन 2 सही है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और पश्चिम बंगाल के तराई जैसे क्षेत्रों में फैला यह गलियारा महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि संपर्क मार्ग है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आना सागर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए बीकानेर, बी अजमेर, सी प्रतापगढ़, डी राजसमंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अजमेर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आना सागर झील अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अरुण राज या आनाजी चौहान ने 12वीं शताब्दी के मध्य में कराया था। आनाजी द्वारा निर्मित होने के कारण इस झील का नाम आना सागर या ना सागर पड़ा। यह अजमेर की सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है और भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को चिल्का झील के साथ भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? ए 1981, बी 1987, सी 1990, डी 1993। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1981। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा को वर्ष 1981 में भारत के प्रथम रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी दर्शन क्षेत्रों में से एक है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सॉफ्टशेल कछुए की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ए कम चिंताजनक, बी निकट संकटग्रस्त, सी लुप्तप्राय, डी संकटग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लुप्तप्राय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सॉफ्टशेल कछुआ, जिसे भारतीय सॉफ्टशेल कछुआ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी और पूर्वी भारत की नदियों में पाई जाने वाली एक ताजे पानी की प्रजाति है। यह ट्रियोनी चिड़े परिवार से संबंधित है जो कठोर शल्कों के स्थान पर लचीले चमड़े जैसे कवच वाले कछुओं के लिए जाना जाता है। संरक्षण की स्थिति, IUCN रेड लिस्ट, लुप्तप्राय, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1, साइट्स परिशिष्ट 1। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए अनुच्छेद 143, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 217, डी अनुच्छेद 245। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 124। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 124 तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पेश किया गया था? ए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत पेश किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को एक नए तंत्र से प्रतिस्थापित करना था, लेकिन बाद में वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया तथा न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को ही विधि के रूप में मान्यता दे दी। अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में सोयाबीन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ए रेत भरी मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।